तो कैसे हैं आप? आज से 1 महीने पहले हनी सिंह ने एक शो में क्या मस्त ज्ञान दिया। तो सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, ये गांजा गुंजा मत फूका करो भाई। 5 साल बर्बाद हो गए मेरी जिंदगी के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दारू पी लो जितनी पीनी है, चरस गांजा मत करना। हनी सिंह बोलते हैं शराब पी लो लेकिन सूखे नशे मत करना। सूखे नशे से मेरी 5 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई। काफ़ी गाने थे, एक पंजाबी फिल्म कर रहा था, तो उसके बीच में सब कुछ एकदम मेरा ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सिम्टम्स जो हैं ये क्या है। ये बात तो हम सब जानते हैं। कम बैक का हाला इसलिए मचा हुआ है क्योंकि हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री के एक समय किंग हुआ करते थे। लेकिन साल 2014 में एक कंसर्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हनी सिंह की पूरी दुनिया ही पलट गई। हुआ कुछ ये था कि हनी सिंह एक वर्ल्ड टूर पर थे और यूएसए में अपना कंसर्ट कर रहे थे और तभी अचानक कंसर्ट के बीच में ही उन्हें कुछ बहुत ही ज्यादा डरावने ख्याल आने लग गए। ख्याल यह था कि वह मौजूद लोग यानी कि उनके फैंस उनको मार देंगे। डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि हनी सिंह स्टेज पर से उतरे और कंसर्ट के बीच में से ही छोड़कर चले गए। और बस फिर क्या था, इस एक इंसिडेंट ने सब कुछ ही बदल के रख दिया। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हनी सिंह की पूरी कहानी समझेंगे। ये भी समझेंगे हनी सिंह इतने दिन से गायब क्यों थे और अब जाकर ये म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा है, जो न्यू गाना रिलीज किए हैं। लोगों ने तो कई तरह की अफवाह फैलाई कि हनी सिंह तो लड़कियों के चक्कर में रहता है, शराब समझ रहे हो ना? कर रहता है, शराब पीता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। हनी सिंह बहुत बड़े बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। जो हनी सिंह रैप इंडस्ट्री के भगवान बन चुके थे, वो सब एक ही झटके में खत्म हो गया था। और हम यह भी समझेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर अचानक हनी सिंह की जिंदगी कैसे खराब कर दी। साथ में यह भी समझेंगे तो बाइपोलर डिजीज आखिर है क्या, इसका ऑलमोस्ट इलाज है या नहीं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस की वीडियो में। 15 मार्च 1983 को दिल्ली के कर्मापुरा में सरदार सरबजीत सिंह और भूपेंद्र कौर के घर रितेश सिंह यानी अपने हनी सिंह का जन्म हुआ। हनी सिंह को म्यूजिक में बचपन से ही काफी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट लगभग 10 साल की उम्र में ही वह अपने स्कूल प्रेयर में तबला बजाने लगा था, लेकिन कुछ ही समय में हनी को अपने स्कूल यानी सिख स्कूल गुरु नानक पब्लिक स्कूल की प्रेयर में तबला बजाने से रोक दिया गया। स्कूल वालों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हनी सिंह ने अपने केस कटवा लिया था, यानी बाल कटवा लिया। आपको बता दूं, सिखों में केस 5-6 आइडेंटिटी मार्कर्स में से एक होते हैं और हनी सिंह के बाल कटवाने से स्कूल कमेटी ने हनी सिंह को प्रेयर टीम में तबला बजाने से रोक दिया। स्कूलिंग के दौरान हनी सिंह का म्यूजिक से कुछ ज्यादा लगाव था, इसके कारण उसे 12वीं क्लास दोबारा करनी पड़ी। अब जैसे तैसे स्कूलिंग कंप्लीट होते ही हर इंडियन पेरेंट्स की तरह हनी सिंह के पेरेंट्स भी चाहते थे कि वे इंजीनियर बने, लेकिन अपने भाई तो म्यूजिक के आशिक थे। तो अपने पेरेंट्स की बात को मानते हुए और अपने स्वार्थ के लिए दिल्ली के इस ट्रिनिटी स्कूल ऑफ बिजनेस से बीएससी आईटी में हनी सिंह ने एडमिशन ले लिया। बीएससी आईटी एडमिशन के पीछे हनी सिंह का खुरापात स्वार्थ ये था कि बीएससी आईटी करूंगा तो घर वाले कंप्यूटर दिलवाएंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, और कंप्यूटर पे बनाऊंगा म्यूजिक। कंप्यूटर मिलने के बाद हनी सिंह कंप्यूटर पर काफी टाइम बिताने लगा। अब घर वालों को लगता था कि यह प्रोग्रामिंग कर रहा है, लेकिन रात को जैसे ही सब घर वाले सोते थे तो हनी सिंह कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाना शुरू कर देता था। हनी सिंह कॉलेज टाइम में घर से तो कॉलेज के लिए ही निकलता था, लेकिन कॉलेज बंद करके आसपास के डीजे से म्यूजिक सीखना शुरू कर देता था। कॉलेज डिग्री कंप्लीट होने के 1 साल बाद तक इस लड़के ने इतना म्यूजिक सीख लिया कि इस एल्बम म्यूजिक प्रोड्यूस करने की अच्छी खासी सेंस आ गई। अब हनी सिंह रात भर जाग कर रिमिक्स म्यूजिक बनाने लगा था। अब इस रिमिक्स म्यूजिक की सीडीज हनी सिंह दिल्ली के कुछ फेमस क्लब्स में देने लगा। देखते ही देखते क्लब में इस लड़के के रिमिक्स म्यूजिक को काफी पसंद किया जाने लगा। एक दिन दिल्ली के क्लब इंग्लैंड से आए ललित कालिया ने जब हनी सिंह के रिमिक्स वर्क को सुना तो उन्होंने हनी सिंह को यूके
कि एक कंपनी के साथ कंसल्ट साइन करवाया। तो उन्होंने मुझे साइन किया, 1 साल मैंने एल्बम पे काम किया, रीमिक्स किया मैंने। हाँ जी हैं, पूरी एल्बम सुपर फ्लॉप हो गई। तो कंसल्ट के अकॉर्डिंग हनी सिंह ने अगले 1 साल मुंबई में लेकर हम दीवाना दिल एल्बम के रिमिक्स पर वर्क किया। यह रिमिक्स जब लॉन्च हुआ था तो बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। मुंबई को 1 साल देने के बाद वापस दिल्ली में अगले 1 साल बेरोजगारी और घर वालों के प्रेशर से बचने के लिए हनी सिंह अपने घर पर एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखता था। बात यह कि जब भी फादर साहब घर पे मौजूद हो, घर पर नहीं रहना है और फादर साहब के घर जाते ही चुपके से घर में घुस जाना है। 2005 में हनी भाई के डिटेक्शन और लक ने फिर से साथ दिया और हनी सिंह ने अपनी लाइफ का पहला सुपरहिट सॉन्ग गिलासी दिया। उसके लिए हनी सिंह को अवार्ड तो मिला, लेकिन पैसे ना मिलने से फाइनेंशियल कंडीशन वैसे ही थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन बैड फाइनेंशियल कंडीशन का सलूशन कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि हनी सिंह को कंप्यूटर फील्ड की जॉब करने नहीं थी। इस बात से नाराज हनी सिंह के फादर साहब ने एक दिन भाई के सारे रिमिक्स सैंपल सीडीज को घर से बाहर फेंक दिया। हनी सिंह सीडीज और घर से अपना कंप्यूटर उठाकर अपने गुरुजी के खाली फ्लैट पर शिफ्ट हो गया। दिक्कत यह भी थी, इस मिसिंग एलिमेंट को अर्न करने के लिए हनी सिंह बॉम्बे भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बॉम्बे की म्यूजिक इंडस्ट्री में उस समय तक हिप हॉप म्यूजिक का चलना बिल्कुल भी नहीं था। तो हिप हॉप का पता ही नहीं था कि हिप हॉप क्या है और क्या आएगा और कैसे आएगा और कौन लाएगा और क्या होना है। तो वो सीन था नहीं, बॉम्बे में काम नहीं मिल रहा था। इसलिए नॉर्थ इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्राई करने के लिए हनी भाई अपने दोस्तों के सजेशन पर चंडीगढ़ एज अ म्यूजिक डायरेक्टर शिफ्ट हुए। पंजाब में अब तक जो लोग ढोल वाली बीट यानी कि ट्रेडिशनल म्यूजिक पर नाच रहे थे, उसमें हनी सिंह अपने हिप हॉप म्यूजिक का तड़का लगाना चाह रहे थे, जो कि एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रोफेशनल पंजाबी सिंगर्स ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि एक तो हनी सिंह पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नए आए थे और ऊपर से यह हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट का कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। कई रिजेक्शन झेलने के बाद हनी भाई ने रिबर्थ नाम का एक पंजाबी एल्बम किया और यह एल्बम पंजाब के साथ यूके कनाडा में भी सुपरहिट हो गया। जिस हनी सिंह के साथ अभी तक लोग काम करने से डर रहे थे, उसके इस एक रिबर्थ म्यूजिक एल्बम की एक सक्सेस ने हनी सिंह के दरबार में उस टाइम के मशहूर पंजाबी सिंगर्स का भीड़ लगा दिया। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बैक टू बैक सक्सेसफुल एल्बम देने के बाद हनी सिंह ने म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में खास पहचान बना ली। हालांकि अभी भी ये एक चीज़ से काफ़ी परेशान थे, वो यह है कि इनके पास जितने भी फेमस सिंगर काम करने आ रहे थे, काम तो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें हिप हॉप वाले एक्सपेरिमेंट से डर लग रहा था। हनी सिंह ने इस प्रॉब्लम का एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये कि हनी सिंह एल्बम के सभी सॉन्ग्स का म्यूजिक सिंगर की डिमांड के अकॉर्डिंग बनाते थे, एक्सेप्ट एक सॉन्ग जिसमें अपने हिसाब से हिप हॉप वाले बीट को यूज करते थे। इस बात से सिंगर्स भी राजी थे। यहाँ आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूरे एल्बम में मैं ये कहता अच्छा आपने नहीं मेरी माननी तो 7 गाने आपकी मर्जी की, 8वां गाना मेरी मर्जी। कोई बात, अपनी मर्जी तो करनी है, भले छोटी सी करे। और वो 8वां वाला चलता, वो 8वां ही चलता था। लेकिन इस मैसिव सक्सेस के साथ हनी सिंह के साथ कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ गई। जैसे सॉन्ग में वल्गर लैंग्वेज की यूज की वजह उस पर FIR हुई। रफ्तार और बादशाह ने आरोप लगाया कि लिरिक्स उसकी थी, लेकिन हनी सिंह ने क्रेडिट नहीं दिया। यार तूने पहला गाना कौन सा सुना था वैसे रफ्तार भी अगर जाए? मैंने पहला गाना स्वैग मेरा देसी सुना था, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता चला मैंने पहला डोप शोप सुना था। तूने पहला या फिर सॉन्ग के बोल या और नशे के आसपास होते हैं। डोप शो मारा करो, बिकिनी में लड़की यॉट पे नाच रही है,
और मैं उसमें बोल रहा हूँ चक्को चक्को चक्को, कोई फ्रेश नहीं हो मिल रहा। मैंने जब डोप शोप ना मारा करो इंटरनेशनल विलेजर अपनी एल्बम लॉन्च करी तो तब पंजाब में मेरे पुतले साड़े गए। सक्सेस में मस्त हनी भाई जब दिन रात काम करने लगे थे, कम नींद लेते थे, हद से ज्यादा नशे करने लगे थे। मैं थोड़ा सा माल फूक लेता था, उससे बड़ा खराब हुआ। अल्कोहलिक था, बहुत गंदा। 1.5-2 बोतल शराब पीता था रोज की। नशे मतलब वीड, क्या बहुत ज्यादा करता था मैं। अब साल 2014 में वर्ल्ड टूर के दौरान पहली बार हनी सिंह को स्टेज पर परफॉर्म करने में दिक्कत आने लगी। I was sick at that time and I left the tour in between in America और मेरे को वहाँ से वापस आना पड़ा। हनी सिंह को स्टेज पर साइकोटिक सिम्टम्स आने के बाद उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि वो अपनी टीम से जिद करके इस परफॉर्मेंस वर्ल्ड टूर को बीच में ही छोड़ के इंडिया। मुझे सिम्टम्स आ रहे थे बड़े गंदे से, कि बहुत गंदे सिम्टम्स आ रहे थे मुझे, तो मैंने कहा मैं परफॉर्म नहीं करूँगा आज। जब डॉक्टर ने इस कंसल्ट को शुरू किया तो समझ ही नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हनी सिंह को हुआ क्या है। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे, हनी सिंह और ज़्यादा डिप्रेशन, डर और थॉट से घिरते जा रहे थे। हनी सिंह की दिन प्रतिदिन खराब हालत को देखते हुए कई डॉक्टर्स बदले गए, क्योंकि अगले 1.5 साल तक डॉक्टर्स इनकी बीमारी को डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे और उनको स्पीलिंग पिल्स दी जा रही थी। कुछ डॉक्टर्स ने तो यह तक भी बोल दिया था अब हनी भाई को इस कंडीशन में ही सारा जीवन काटना पड़ेगा। और कई डॉक्टर्स तो कह गए ये तो केस बहुत खत्म है, ये तो ठीक नहीं होगा, इसको बस दवाइयाँ देते रहो, सुलाते रहो, इसका कुछ और नहीं हो लास्ट सकता। में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में से किसी ने दिल्ली के डॉक्टर्स राहुल मुरादा से कंसल्ट करने को कहा। डॉक्टर्स मुरादा पहले डॉक्टर थे जिन्होंने हनी सिंह के बाइपोलर डिसऑर्डर को डायग्नोज किया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर आखिर है क्या। तो आपको बता दूं, दिमाग का दही करने वाली बीमारी है। यह ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है। आपको याद हो तो हनी सिंह अमेरिका में जब वर्ल्ड टूर वाले शो को छोड़ा था तो उनके दिमाग में तो उन्हें साइकोटिक सिम्टम्स आए थे। वो पहली बार था जब हनी भाई को ऐसा लगा कि भीड़ यानी ऑडियंस उनको मार देगी, और यह हनी सिंह के ब्रेन में इस सेरोटोनिन की कमी की वजह से लगा था। चलिए डॉक्टर से समझते हैं कि आखिर यह सब कैसे होता है। ये है आपका ब्रेन जो कि इन टाइन न्यूरो से बना है। जब ये न्यूरॉन्स आपस में मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं तो इन केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर यूज करते हैं। वैसे तो ह्यूमन ब्रेन में बहुत तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी केमिकल्स होते हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है। पहला है ये सेरोटोनिन, दूसरा है नोरपेनेफ्रिन और तीसरा है ये डोपामीन। इन तीनों न्यूरोट्रांसमीटर के ब्रेन में इनबैलेंस होने से आपको बाइपोलर डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। बाइपोलर को आप ऐसे समझो कि ये एक नॉर्मल पर्सनल का ब्रेन स्टेटस है जिसमें सभी केमिकल्स बैलेंस्ड हैं। इसलिए पर्सनल के मूड में कभी स्लाइट हैप्पीनेस और कभी स्लाइट सैड का साइकिल चलता रहेगा और यह मूड चेंज शॉर्ट टाइम के लिए होगा। बाइपोलर यानी 2 पोल, यह 2 पोल में से एक है ये हाई और दूसरा है ये लो। पोल यानी आप में हाई एनर्जी अच्छा मूड और लो पोल यानी डिप्रेशन एंजाइटी। यहाँ ये दोनों पोल मूड को इंडिकेट करते हैं, लेकिन एक बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट में ऐसा नहीं होता। जब पेशेंट के ब्रेन में इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में से सेरोटोनिन, डोपामीन या नोरपेनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है तो पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। बाइपोलर के इस हाई फेज को मेडिकल टर्म में मेनिया और हाइपोमेनिया बोलते हैं। मेनिया में पेशेंट बहुत कम नींद लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा एंजाइटिक और फ्रेश फील करता है, साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर फिजिकल वर्क करने लगता है।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिस्क एक्टिविटीज़ जैसे कि पैसा खर्च करेगा तो सारे पैसा उड़ा देगा, दान करेगा तो सारे प्रॉपर्टी दान कर देगा, नए नए दोस्त बनाएगा, बहुत ज़्यादा पार्टी करेगा, हाइपर सेक्सुअल हो जाएगा और कई सारे सेक्सुअल पार्टनर्स बना लेगा। पेशेंट को हर एक सेकंड में एक नया आइडिया आएगा, यानी विचारों की गति और बोलने की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि पेशेंट लगातार हाई एनर्जी के साथ सेंसलेस बातें करता रहता है और कॉन्फिडेंस का लेवल तो ऐसा हो जाता है कि हवा महल बना देगा। यानी कम शब्दों में बोलूँ तो इन केमिकल्स का ब्रेन में बढ़ना बंदे को भगवान बना देता है। मेनिया में पेशेंट एक बिना ब्रेक की फरारी बन जाती है, जिसका अपने आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। या सबसे मज़े की बात तो यह है कि जब भी किसी पेशेंट को बायोपोलर या मेनिया वाला फेज आता है तो शुरू में घर वालों को लगता है कि उनका बच्चा एक्टिव और हार्ड वर्किंग हो गया है, लेकिन जैसे ही कुछ वीक या मंथ में ये मेनिया वाला फेज का एंड होता है तो पेशेंट में अचानक बहुत ही भयानक वाला मूड स्विंग होता है। इससे घर वाले पहली बार नोटिस करते हैं कि उनके बच्चे को तो कुछ हुआ है। मैनी अमेजिंग यूरो ट्रांसमीटर यानी केमिकल ब्रेन में बड़े थे, उनमें से सेरोटोनिन अचानक से काफ़ी लो हो जाता है और शुरू होता है मेजर डिस्प्रेसिव फेज। अब पेशेंट बहुत ही सैड रहने के साथ इंजॉयबल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेना बंद कर देता है। इसके अलावा मेंटली और फिजिकली एक्टिविटीज़ बहुत ही कम हो जाती है। इससे पेशेंट एकांत में रहने लगता है, बेकार की बातों में बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है और लोगों से डरने लगता है कि ये लोग उसको मारेंगे, जैसे कि हनी सिंह को पहली बार अमेरिका में स्टेज शो के दौरान हुआ था। अब धीरे धीरे अननेसेसरी भयंकर गिल्ट फीलिंग और एंजाइटी पेशेंट को इतना ज़्यादा घेर लेती है कि उसको बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। इसी वजह से हनी भाई जब इस भयंकर डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रहे थे, नहाता भी था तो दरवाज़ा खोल के नहाता था, इतना डर था, फियर था मेरे अंदर। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट इस डिप्रेसिव फेज में अपने आप को हर्ट करने या मारने की कोशिश करते हैं। इस डिप्रेसिव फेज के बाद फिर से मेनिया यानी हाई एनर्जी वाला फेज और कुछ पेशेंट में ये साइकिल चलता रहता है। बायोपोलर डिसऑर्डर के इन 3 एपिसोड्स की वजह से हनी सिंह लगभग 3 साल कम्प्लीटली और 4 साल पर्सनली अपने फैशन से दूर रहे और हनी भाई 7 डॉक्टर्स और करोड़ों फैन की दुआ की वजह से एक बार फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचाने आ गए। और 100 बात की एक बात यह है कि हनी सिंह को जो बीमारी हुई है यानी कि बायोपोलर डिसऑर्डर वो क्योर तो नहीं होता, लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन, काउंसलिंग एंड अदर एक्टिविटीज़ की हेल्प से इंसान डेफिनेटली नॉर्मल लाइफ तो जी भी सकता है। साल 2008 से 2014 हनी सिंह का भी अपना एक गोल्डन एरा ही था। अब सब उसके बहुत हार्ड फैंस थे। हम तो आज भी चाहते हैं कि हनी सिंह का वही गोल्डन कमबैक हो जाए, लेकिन बायोपोलर डिसऑर्डर ने एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। हनी सिंह के कमबैक के लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।